हर महीने की पहली एतवार को जो महफिल होती है मेरे घर पर, तो उसमें भी हम सरकार वाले साहब की ऑडियो बैठ के सुनते हैं। तो अभी भी वो सवाल जो दिल में उठ रहे होते हैं ना, तो वो महफिल में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लाइव ही चल रहे हैं। और वो अक्सर कहा करते थे कि सवाल पूछो, ये आने वाले लोगों के सवाल बनेंगे, यानी कि वो फिक्रमंद थे आने वाले लोगों के लिए। मैं देखता था कि तकरीबन ये हर 10 साल बाद जो है ना, आपका पूरा जो है ना वो एक फ्लीट चेंज हो जाता था, सारे का सारे लोगों का, यानी कि नए लोगों की तरबियत जो है ना वो शुरू हो जाती थी। किसी पर भी ना ये आश्कार नहीं होता था कि ये कौन है, बस ये पता था ये वाज साहब है, यहाँ रहते हैं, अच्छे आदमी है, लेकिन ये कौन है, क्या मकाम है इनका, आप बड़ा मख्फी रखते थे। पूरी उम्मत की फलाह की दुआ करो, उम्मत वाला तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। मुझे वहाँ पे ऐसे महसूस हुआ कि आपने मुझे कहा है कि यहाँ रो लो, घर जाके ना रोना। पढ़ाई के मामले में आप जो थे ना बड़ी तवज्जो करते थे। हम खत्म हो जाएंगे, बातें नहीं खत्म होंगी, आपकी याद चलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। तो बस लास्ट जो पॉडकास्ट थी सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह के बारे में बात हो रही थी। वैसे तो 2-3 जो है एपिसोड काफ़ी नहीं है पूरी तरह से उनके बारे में, बल्कि कई एपिसोड्स काफ़ी नहीं है उनके बारे में बात करने को। तो लास्ट जो बात हो रही थी वो 1001 रातें, तो वहीं से ही आप कंटिन्यू करें। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दौर था जी जब यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ है एक फ़िज़िकल कॉलेज, वहाँ के डायरेक्टर थे अज़ीज़ मुग़ल साहब। तो उन्होंने एहतमाम किया था कि रात को इशा के बाद वहाँ पर महफ़िल हुआ करती थी, और इसको अलिफ लैलवी दास्तान जो है ना वो अशफाक साहब कहा करते थे जी, कि मुसलसल 1001 रात महफिल हुई है रोज़, और रोज़ आप तकरीबन को रात को 1 बजे 2 बजे इतने बजे आप तशरीफ़ वापस लाते थे, और उसकी कोई लिमिट भी नहीं होती थी कि ये इशा के बाद शुरू हुई है तो ये कब तक चलनी है, कि 1 घंटे की नहीं, 2 घंटे की नहीं, 3 घंटे की भी, 4 घंटे की भी महफिलें उसके उस दौर में ये होती रही हैं। कोई ईद की छुट्टी नहीं, कोई उसको छुट्टी ना मिली, बस जिसने सबक याद किया, छुट्टी कोई नहीं थी जी। और दूसरे नंबर पे ये था कि ये वाला जो दौर है ना जी, इसकी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऑडियो रिकॉर्ड नहीं है। ये वो दौर था जब वाक़या सुनाया था अशफाक साहब ने कि भाई मैं वह सबसे पहले आगाह था जब वो शब चिराग वाला मैंने आपको वाक़या सुनाया था कि शब चिराग की किताब में अशफाक साहब ने कुंडी लगा ली थी कि आप बताएं आप हैं कौन। उसके बाद अशफाक साहब का ना वो राब्ता मुनक़ते हो गया था। अच्छा, उसमें अशफाक साहब ने किताब का वो लिख के नहीं दिया था, नोट नहीं बना के, नहीं ये किताब पर मैं नहीं लिख सकता, ये उन्होंने माजरत की थी। तो अब जब ये सीन शुरू हुआ और अशफाक साहब को कोई साहब वहाँ पे लेके आए कि आएँ आपको एक दरवेश से मिलाते हैं और आप ज़रा उनकी बात सुने कि वो क्या कहते हैं। कहते हैं जब मैं आया तो मैंने देखा कि ये तो वही वासिफ साहब हैं जिनकी शायरी की किताब आई थी मेरे पास। तो कहते हैं अब मैं जाके जब बैठा वहाँ पर और जो सवाल जैसे हो रहे थे और आपका वो एक ख़ास तकल्लुम हुआ करता था कि सवाल पूछो, पूछें आप, पूछें कोई सवाल पूछें, हैं ऐसे दावत दी जाती थी। और महफ़िल का कोई टॉपिक नहीं होता था कि आज हम फ़लाँ मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, आज हम हयात तैयबा के हवाले से गुफ्तगू, ना कोई टॉपिक नहीं होता था, सवाल, और सवाल कोई भी हो सकता था। नॉर्मली आप पसंद फरमाते थे ऐसे सवालात कि जिससे आपका ज़ाती सफ़र कहीं पे रुक रहा है, आपका दीनी सफ़र, आपका दुनियावी सफ़र, आपके ख़याल का सफ़र, आपका रूहानी सफ़र, कहीं पे अगर उसमें कोई आपको रुकावट पेश आ रही है तो आप कहते जब सवाल पूछो, हम आपको बता दें इसका। तो वो सवाल और वो जवाब वो चलने शुरू हुए। तो अशफाक साहब ने मुझे बताया कि कहते मैं भी फ़िक्रा शनास आदमी हूँ, मैं भी ड्रामा लिखता हूँ। तो कहते हैं ये जो बातें आ रही थी ना, ये ऐसे लगता था जैसे कोई रियाजी के फार्मूले आसमान से उतर रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं।
और एक इंतहाई खूबसूरत फ़्लो के साथ वो सारा मामला चल रहा होता था। अभी भी जैसे सरकार वाला साहब की चैनल पे, जो आपका ऑफिशियल चैनल है, उसके ऊपर आपकी ऑडियोज़ मौजूद है, वो आप सुने तो ऐसे ही लग रहा होता है कि वाकई एक नज़ूली कैफियत चल रही होती है और एक ख़ास अंदाज में बात जा रही होती है। और कहते मैंने वो देखा ना, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा ऐसे दरिया आ रहा है इरफान का, और बातें लोगों के कानों में जा रही हैं पर ज़ाया हो रही हैं, रिकॉर्ड नहीं हो रही। कहते हैं फिर वो, मैंने रेडियो का आदमी था, मेरे पास एक वो छोटा सा था रिकॉर्डर, तो मैं वो लेके आ गया, तो ला के मैंने आपके सामने रख दिया। आपने कहा ये क्या है? तो मैंने कहा जी ये ना बिल्ली है ये जो है ना रिकॉर्डिंग करता है जी। तो आपने कहा उठाओ इसको, ये नहीं रखना बीच में। तो कहते मैंने वो बहरहाल उठा लिया। तो अब जब अगले दिन महफिल हुई तो मैं वो रिकॉर्डर नहीं लेके आया। तो आपने पूछा कहाँ है तुम्हारी बिल्ली? और उन्होंने कहा जी वो तो मैं घर छोड़ आया। और जाओ लेके आओ। कहते वो मैं लेके आया, तो ला के तो वो फिर मैंने सामने रखा। तो उस वक्त कुछ अशफाक साहब ने को 20-25 कैसेट्स जो थी ना रिकॉर्ड की थी जी, वो उसमें से कुछ मेरे पास है मौजूद, बाकी का मुझे रिकॉर्ड नहीं मिल सका। ढूंढूंगा वो भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। लेकिन 1001 रात नहीं है रिकॉर्ड में। ये वो दौर था कि जी जब अब देखें कि सवाल पूछने वालों में कौन लोग शामिल थे। अशफाक साहब थे, इजाज़ बटालवी साहब थे, हनीफ रामे साहब थे, और उस दौर के जितने भी नाबगाए असर हजरात थे जो जिनका तूती बोलता था उस वक्त, ये वो लोग थे जो सवाल पूछा करते थे। और सवाल का क्या लेवल और उस जवाब का भी फिर क्या लेवल। और सुभान अल्लाह, मैं कहता हूँ कि ऐसे नुक्ते खुले, ऐसी दरिया बहे इरफान के कि फिर वो लोगों के अंदर वो बात जो थी ना वो ऐसे भागनी शुरू हो गई। तो बाबा याहिया साहब जो हैं उन्होंने भी उसी दौर के वाक़े का जिक्र किया कि जी मैं ढूंढता था कि मुझे भी कोई बाबा मिले। तो कहते हैं अशफाक साहब मुझे लेके गए, आ तुझे मैं एक बाबे से मिलाऊं। तो कहते हैं मैं गया तो मैं देखा एक नौजवान सा आदमी बैठा हुआ है, पेंट शर्ट, उसने पेंट कोट भी पहना करते था, बहुत ज़्यादा पहनते थे उसने पेंट कोट। तो हाथ में उसके चाबियां हैं, वो चाबियां ऐसे ऐसे हाथ में घुमा भी रहा है। तो मैंने कहा अशफाक है तो कितने लेके आ गए? मैंने ये तो मैंने बाबा नहीं लगता। तो कहते हैं इतने में वाज साहब ने मुखातिब किया, इधर बाबा ढूंढ रहे हो तुम? तो बाबा नहीं मिल रहा, चल आज से हम तुझे बाबा बना देते। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं वो फिर मुझे बाबा याहिया बना दिया फिर मुझे। बहुत तेज़ रवानी से सारी बात वो चल रही थी। एक दफ़ा आपने फरमाया कि मैं आज तक 6,500 से ज़ायद सवालों के जवाब दे चुका हूँ। अल्लाह अकबर। 6,500 वो सवाल जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे आपको मिल सकते हैं। आपके रूहानी सफ़र में, दीनी सफ़र में, ख़याल के सफ़र में, तो वो कितने सवाल हो सकते हैं जी आपके? 6,500 से ज़ायद सवाल। ये तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, सरकार ने ये बात कही भी है। और वो अक्सर कहा करते थे कि सवाल पूछो, ये आने वाले लोगों के सवाल बनेंगे, यानी कि वो फ़िक्रमंद थे आने वाले लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक महफिल में ये भी कहा कि किसी ने पूछा कि जी आपके बाद फिर कौन हमें जवाब देगा? तो आपने कहा कि वो आने वाले लोगों को मैं खुद डील करूंगा, आप घबराओ नहीं। अल्लाह, ऐसे ही है। और डील हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। आपके सामने है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जिनकी मुलाकात नहीं हुई हुई है। और देखें किस तरह से वो बात अब फैल रही है कि वो एक कमरे में बैठ के की हुई बात आज दुनिया के हर गोशे में जा रही है जी। सुभान अल्लाह। तो वो तकरीबन समझ लीजिए 3 साल का दौरानिया था। ये 82 से कोई 85 तक ये चला जी। 85 में गुलशन रवी में जो हमारा घर था जी, वहाँ पर महफिल शुरू हो गई हुई थी। जुमेरात की महफिल उसको कहा करते थे। जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद बैठ जाते थे, तलावत होती थी, और उसके बाद फिर यही कि सवाल पूछो, और सवाल कहा जाता था। और
उसमें लोगों ने ये बात फिर महसूस की कि हम सवाल भी नहीं करते और हमारे जवाब भी आ रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, सवाल अभी हमारे दिल में होता है और हमें जवाब आ रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी एक आयशा आपा हुआ करती थी, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। वो कहती हैं ख़वातीन भी बैठती थी जी, राइट साइड पे एक मुख्तसर सी 8-10 ख़वातीन बैठती थी और सामने सारे मर्द बैठा करते थे। तो आप ख़वातीन को भी मुखातिब करके कहा करते थे कि अब आप भी सवाल पूछा करो, पूछो सवाल। तो आयशा आपा ने कहा कि अब वो जब मुझे सर कहा करते थे कि सवाल पूछो, तो मेरे पास तो सवाल ही कोई नहीं होता था। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं ना कुछ सवाल तैयार करके लेके जाती हूँ, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं सवाल तो मेरे पास हो ना करने के लिए। कहती नहीं, मैंने एक सवाल तैयार करके रख लिया कि अब मुझसे वैसा पूछेंगे कि सवाल तो फिर मैं पूछ लूँगी। कहते हैं उस महफ़िल में वाइस साहब ने मुझे मुखातिब ही नहीं किया और गुफ्तगू चलती रही और महफ़िल ख़त्म हो गई। अब वो सवाल रह गया मेरे पास। अगली जब महफ़िल हुई तो महफ़िल के दरमियान में आपने मुखातिब करके कहा कि सवाल पूछो। तो कहती मैंने ठक करके सवाल पेश कर दिया। तो आपने फरमाया बासी सवाल नहीं चलेगा, ताज़ा सवाल लेके आओ। सुभान अल्लाह। यानी कि आप देखें कि किस तरह से एक पूरा एक निज़ाम चल रहा था कि ये भी पता होता था कि ये बासी सवाल है और किसके दिल में कौन सी गुत्थियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं और वो कैसे खुल रही हैं। सवाल एक कर रहा होता था और जवाब 10 लोगों को जा रहे होते थे। और ये जो कैफियत है ये आज तक जब कभी हम बैठ के वो ऑडियो सुनते हैं ना जी, वो अभी हर महीने की पहली एतवार को जो महफ़िल होती है मेरे घर पर, तो उसमें भी हम सरकार वाइस साहब की ऑडियो बैठ के सुनते हैं। तो अभी भी वो सवाल जो दिल में उठ रहे होते हैं ना, तो वो महफ़िल में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लाइव ही चल रहे हैं वो सवाल। सुभान अल्लाह, ऐसे ही है। सुभान अल्लाह। ये बहुत कीमती दौर था जी ये वाला। जुमेरात की महफ़िल शुरू होगी घर पर, मगरिब से इशा तक तकरीबन 1-1.5 घंटे का जो टाइम होता था जी, उस दरमियान में महफ़िल होती थी। और महफ़िल के अख्ताम पर कोई साहब अगर मिठाई लाए हुए हैं तो मिठाई तकसीम की। कोई बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी, लंगर का पकाना, ये करना वो करना, कुछ भी नहीं। सादा तरीके से आए हैं, अपने सवाल किए हैं, अपनी बात की है और फिर आप उसके बाद सबको कह रहे थे चलो आप भी चलो सारे हैं। फिर कुछ अरसे के बाद एक और महफ़िल शुरू हो गई। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम वाली महफ़िल ख़त्म हो चुकी थी और कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद ये जुमेरात की महफ़िल शुरू हुई। फिर एक साथ जुम्मे की महफ़िल भी शुरू हो गई। जुम्मे को महफ़िल जो थी ना, वो किसी के घर पर हुआ करती थी, जिसमें ये सारे लोग शामिल हैं। अशफाक साहब भी शामिल हैं, हनीफ रामे साहब भी शामिल हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारे शख्सियत है मतलब बिलाल साहब, उनके घर में सबसे ज़्यादा महफ़िल हुई हैं। इसहाक डार साहब के घर पे महफ़िलें हुई हैं, ज़िया शाह साहब के घर पे हुई हैं, आप आयशा के घर पे हुई हैं, नईम वसीम 2 बहनें आए करती थी, उनके घर पे महफ़िल हुई हैं। ये तो मैंने ख़ुद अटेंड की हुई है ना जी ये जो महफ़िलें। बल्कि एक महफ़िल के अख्ताम पर रामे साहब ने किसी के घर महफ़िल हो रही थी तो रामे साहब ने वहाँ पे अनाउंस किया जाता था जुम्मे की महफ़िल के अख्ताम पर कि अगली महफ़िल किसके घर पर होगी और उसका एड्रेस दिया जाता था। वो महफ़िल इशा के बाद शुरू होती थी और वो तकरीबन कोई 2 घंटे की या 2-2.5 घंटे की वो महफ़िल होती थी। इन महफ़िल की जो जितनी भी महफ़िल हुई है ना, इनको अब हमने वो किताबी शक्ल में लेके आए हुए हैं। गुफ्तगू के उन्वान से जो किताबें चल रही हैं, ये वही महफ़िल हैं, ये वही सवाल हैं, ये वही जवाब हैं जिनको कैसेट से किताबी शक्ल में लेके आए हुए हैं कि जैसे वो बोली गई है किताब कैसेट में, वैसा ही किताब के अंदर भी हमने लिख दिया गया। उसके तकरीबन अब तक कुछ 34 वॉल्यूम्स आ चुके हैं किताब के। 35 पे काम हो रहा है जब इंशाल्लाह ताला। वो भी उम्मीद है कि इस उर्स मुबारक तक वह सब के वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। ये वाला जो दौर है जी, अच्छा ये जो अभी मैंने आपको ये आखिरी दौर था जी। ये समझ लें 85 से शुरू हुआ और ये 92 अक्टूबर 24 अक्टूबर ये आखिरी महफ़िल आपकी हुई है जी यहाँ तक। उसके बाद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा अलील हो गई, फिर आप इलाज के लिए भी गए। ये जो मुख्तलिफ़ घरों में महफ़िल हुआ करती थी ना, इनके अंदर भी बेबहा बातें, बेबहा वाक़यात और ऐसे ऐसे राज खुले हैं, ऐसी ऐसी बातें खुली हैं
कि लोग जो थे ना वो शशतर रह जाते, हैरत में चले जाते थे। और जैसे लाहौर इंग्लिश कॉलेज का दौर, मैंने आपको बताया ना कि आपकी आवाज़ आ रही होती थी और एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो ये महफ़िल भी जब हो रही होती थी ना, तो ये महफ़िल भी ऐसे ही हो रही थी, आपकी एक आवाज़ का ऐसे एक जादू चल रहा होता था। और सारी महफ़िल जितने लोग बैठे हुए हैं ना, को बहुत बड़ी तादाद आप रखना नहीं चाहते थे। वो तकरीबन कोई 35, 40, 45, 50, इससे ऊपर नहीं कभी कोई लोग हुए महफ़िल में। तो इतने एक महफ़िल में कहीं पर इकट्ठे हो जाते थे। इन महफ़िल में भी फिर बड़ी बड़ी वाक़यात हुए जी, और बड़े बड़े हमारे लिए भी सबक आप छोड़ते गए। एक नई किसी जगह पे मैं गया, पहली दफ़ा उस घर में महफ़िल थी जी। तो मैं जब पहुंचा, वो सरकार के साथ ही गया था मैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई इवेंट टाइप को हो रहा है, बर्थडे थी या कोई समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का इवेंट था। तो उन्होंने वो कोई एक बर्थडे रखी हुई थी, बर्थडे के बाद उन्होंने कोई महफ़िल सरकार की रखी हुई थी। अब जो लोग आए वहाँ पर, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको एक नुक्ता वाज़े कर दूँ कि सरकार वाले साहब की महफ़िल में बग़ैर इजाज़त के कोई नहीं आता था, इजाज़त लेनी पड़ती थी। अगर किसी ने किसी को ले के भी आना है तो वो पहले फ़ोन करके पूछता था कि जी मैं आज मेरे साथ फ़लाँ मेहमान है, मैं उनको साथ ले आऊँ, इजाज़त है। अगर आप इजाज़त देते थे तो फिर वो शख्स को बुला लिया जाता था। अदरवाइज़ कोई ऐसा फार्मूला नहीं था कि कोई रैंडमली कोई ऐसे उठ के आ जाए, और उसकी कोई ख़ास वजह भी होगी जो मुझे समझ में आती है कि चूँकि वो एक सोच के साथ, एक मिजाज के साथ चीज़ों को चलाया जाता ना, तो मिजाज तो बड़े रंग बिरंगे भी हैं। कुछ सूफिया को नहीं मानते, कुछ मानते हैं, कुछ अपना बोलने का जिनको ज़्यादा शौक़ होता है। ये सारी वारदातें वहाँ पे मैं देखता रहा हूँ उन महफ़िल में। सब नहीं मैंने अटेंड की, मुझे शुरू में महफ़िल में बैठने की इजाज़त ही नहीं थी। तो मैं मेरी ड्यूटी होती थी, पानी पिलाना है, चाय पिलानी है, तो ये मैं ड्यूटी देता था। या कोई मेहमान आए हैं तो उनको बिठाना है, सर्व करना है, इधर तरबियत होती रही है। तो जब मैं सेकंड ईयर में था ना जी, तो सेकंड ईयर में मुझे पहली दफ़ा इजाज़त मिली। फिर मैं बीकॉम में और एमबीए, तो बहुत ही थोड़ा अर्सा था जब आपका विसाल हो गया था। 93 जनवरी में आपका विसाल हुआ था। तो ये 85 से लेकर तो ये 92 अक्टूबर तक ये महफ़िल चली हैं, जो गुलशन रवी में हमारे घर पर और किसी के घर पर। तो वो बता रहे थे कि हनीफ रामे साहब ने ना महफ़िल के इख्तिताम पे क्या अनाउंस किया कि वास साहब की अगली महफ़िल उस घर में होगी जिस घर में हम रहते हैं। ज़रा अंदाज देखे ना है कि वासी साहब की अगली महफ़िल वासी साहब के उस घर में होगी जिधर हम रहते हैं। यानी कि ये वासी साहब का ही घर है जहाँ पे वो। तो बड़ी मोहब्बत करते थे। उनकी जो मिसेस थी शाहीन रामे साहिबा, वो भी अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, बहुत अच्छी नेक खातून थी और बड़ी मोहब्बत से महफ़िल सजाया करती थी। एक और हमारी बड़ी अच्छी खातून हुआ करती थी, समीना बीबी, सरगोदा की थी। वो या बहुत ही ठेठ किस्म की इंग्लिश बोलती थी या बहुत ठेठ किस्म की खुशाबी बोलती थी। वो दरमियान वाली उर्दू नहीं वो बोलती नहीं है। वास साहब के पे करें दो तुसी इधे ना हो तुसी है, अब मोटर तुसी पुरानी रखिए, मोटर तो नवी लो तुसी है, इस तरह से करती थी। और वो किसी अंग्रेज़ एम्बेसडर के साथ उनकी शादी भी हुई थी। इस तरह की वो करारी अंग्रेज़ी भी बोलती थी। वो बड़ी ब्रॉड माइंडेड और बड़ी विजडम वाली खातून थी जी। वो आउटस्पोकन थी, बोलने वाली थी। यहाँ पर ये जो महफ़िल हुई है ना, इन महफ़िल में नौजवानों के सवालों से लेकर तो बुज़ुर्गों के जो सवाल हैं ना जी, यानी कि एज ग्रुप की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो सब कैटर हुए हैं कि जो सवाल। अच्छा वो मैं अब आपको दरमियान में वो वाक़या रोक दिया मैंने कि जिस घर में वो पार्टी हो रही थी, बिल्कुल पार्टी हुई, ख़त्म हुई तो महफ़िल का आगाज़ हो गया जी। अब महफ़िल में उनके जो अपने बुलाए हुए मेहमान थे वो भी आए हुए थे और उसमें कुछ इंजीनियर्स नौजवान लड़के भी थे, उनके जो फैमिली के थे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे अब सवाल तो याद नहीं है। उसमें एक लड़के ने, बड़ा वो आउटस्पोकन सा था, उसने सवाल पूछा
तो आपने उसके जवाब में जो इरशाद फरमाया, वो जवाब मुझे याद है। जवाब में आपने फरमाया कि देखो, कोशिश से गधा अच्छा गधा बन सकता है, घोड़ा नहीं बन सकता। ये घोड़े का नसीब है कि वो घोड़ा है। ये तकदीर नसीब की जो बात समझाई जा रही थी ना, अच्छा मेरे जैसा जो बीकॉम लेवल का जो बच्चा था जी, उसको भी ये बात समझ में आ गई कि ये इसके सवाल का ये मुकम्मल जवाब है। लेकिन उसको ना, उस नौजवान ने कोई बहस की शक्ल देना शुरू कर दी और क्रॉस क्वेश्चनिंग, और इस तरह से ना थोड़ी सी मुझे ऐसे लगा बदतहजीबी हो रही है वहाँ पर। और यकीन माने मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था। मेरा दिल करे कि मैं जाके ना तो इसको दो लगा दूँ। सच्ची में इस तरह की बदतहजीबी मैंने देखी नहीं थी कभी। बहुत अंदर से ऐसे में मुट्ठियाँ भींच रहा था कि भाई क्या हो रहा है ये। तो जहाँ पे कभी ऐसी बात होती ना, कोई बहुत ज़्यादा सुनाने की कोशिश करते तो सरकार पे चुप हो जाते थे, आप बोलो चलो। उसको बोलने दिया, थोड़ी देर को आधा पौना घंटा महफिल हुई, महफिल ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने खाना रखा था, मैंने तो नहीं खाया जी खाना। मेरा ख्याल है और भी 2-4 लोग जो उस महफिल के थे उन्होंने भी खाना नहीं खाया। पसंद ही नहीं आई बात मुझे सारी की सारी। अब हम गाड़ी में बैठे हैं, वापस आ रहे हैं, तो आपने कहा कि आज किस किस का दिल कर रहा था कि इसको कुछ चाकू मार दे जाके। मैं बोलता, मुझसे पहले गाड़ी में बैठे एक और साहब थे, शायद अफजाल साहब थे या कौन थे, उन्होंने कहा जी मेरा दिल कर रहा था। तो आपने कहा कि देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, सबक ये है कि प्रोग्राम में कभी प्रोग्राम शामिल नहीं करना। अल्लाह अकबर। जो काम करना है उसको मुकम्मल एक जगह पे काम में करना है। यानी कि ये नहीं है कि जी बर्थडे रखो साथ में महफिल रख लो, नात मंगनी रखी है तो साथ में महफिल नात रख लो। ये गलत तरीका है। महफिल नात रखनी है, महफिल नात रखो। मंगनी रखनी है, मंगनी रखो। जो इवेंट रखा है उसको मुकम्मल उसी की कोलैबोरेशन में जो भी रखना रखो। ये दो मुख्तलिफ मिजाज काम है। जो महफिल होती थी ये तो प्योरली एक रूहानी कैफियत का नज़ूल हुआ करता था लोगों के ऊपर, और उनकी कितनी 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 उनकी दिल की अंदर की बातें निकल के सामने आ रही होती थी। वो आम बात नहीं हो रही होती थी। वो अभी भी सुने तो वही महसूस होती है, वो सारी कैफियत महसूस होती है जो आपने फरमाई है सारी बातें। तो आपने कहा कि ये कभी ना करना। यकीन करें उस दिन के बाद से मेरा तो ज़िंदगी का पक्का असूल बन गया कि कभी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम मैं नहीं करता। घर से सोच के निकला हूँ ना कि इस काम के लिए जाना है तो मैं वो ही काम करके आऊँगा, मैं उसे दाएं बाएं नहीं कभी जाता। ऐसा मेरा वो मिजाज बन गया है कि फार्मूला पक्का हो गया ना जी। वो मेरी भी साथ साथ तरबियत हो रही होती थी, घर में भी तरबियत होती थी मेरी, और जो है वो घर से बाहर भी तरबियत होती थी। तो ये बड़ा गोल्डन टाइम था जी। इसमें सबसे ज़्यादा जो गुफ्तगुएँ हुई हैं और ये रिकॉर्ड में आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रिकॉर्ड में भी और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आई। रिकॉर्ड में ये नहीं आया कि जब आप अपने ऑफिस में बैठते थे और जो लोग आते थे और जो वहाँ पे जो बातें होती थी, दफ्तर में बैठे हुए थे तो एक गोरा आया, इंग्लिश में सारी कन्वर्सेशन हो रही थी। वो यहाँ पर आया था ये सूफीज़म और श्राइन्स के मुतालिक एक पूरा सर्वे करने के लिए, और वो पाकिस्तान के डिफरेंट श्राइन्स पे चक्कर भी वो लगा के आया हुआ था। उसकी कोई एक थ्योरी चल रही थी सारी। तो उसने बताना शुरू किया कि जी मैं फ़लाँ श्राइन पे गया, ऐसे गया वैसे गया। तो आपने उससे पूछा कि अच्छा तुम ये बता सकते हो कि जब किसी के मज़ार में तुम दाखिल होते हो तो क्या तुम वहाँ पे ये चीज़ महसूस कर सकते हो कि जो साहिब मज़ार है ये जलाल वाले थे या जमाल वाले थे या किस कैफियत के बुज़ुर्ग थे? तो उसने कहा कि नहीं जी मैं नहीं ये बता सकता। तो आपने फिर ना अपना एक शेर जो बड़ा कीमती शेर है उसको सुनाया, और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया कि अपने अपने मज़ार में वासिफ़ अपनी अपनी सिफ़ात की खुशबू। सुभान अल्लाह। कि जिस ज़ात का वो मज़ार है उसके मज़ार में उसकी सिफ़ात की खुशबू झलक आती है वहाँ पर। तो इसलिए हर मज़ार की अपनी एक कैफियत होती है। कहीं पे जाके आप थोड़ा जैसे आपको मज़ारात को भी देख लें तो हमारी जो मज़हब की जो जगह है सबसे बड़ी, कि आप मक्का शरीफ चले जाएं तो खाना काबा को देखते जलाल
नज़र भी आता है और एक रहमत भी खैर नज़र आती है वहाँ तो। लेकिन जैसे ही आप मदीना शरीफ जाएं तो सिवाय रहमत के आपको कुछ नज़र नहीं आता जी है, वो रहमत ही। तो ये चूँकि सुन रखा था मैंने कि सिफ़ात होती हैं वहाँ पर, हर जो जिस ज़ात से मंसूब है वो जगह, हर शख्स की अपनी कोई एक पहचान होती है। तो ये सरकार ने उसको बताया। तो आप जाया करते थे मज़ारात पे भी। एक तो वो दौर था ना जी जब वो आप मोटरसाइकिल पे चले गए है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक से ज़्यादा मर्तबा हुआ है कि आप ये इस तरह से निकल गए थे राउंड पे, मोटरसाइकिल पकड़ी और निकल गए। तो अच्छा, इसमें मैं ये अगर आपको अगर कैटेगराइज करूँ ना, ये 3 दौर के नाभा रोड कॉलेज का दौर, फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज जो था उसका दौर, और ये गुलशन रावी का दौर, और इसमें जो साथ ही जुम्मे की महफ़िल का दौर है। इन तीनों अदवार के लोग अलग-अलग थे। यानी कि उस दौर के जो कॉलेज के दौर के लोग थे ना, वो उस दौर में उन्होंने तरबियत ली, पास बैठे और फिर वो अपने अपने मैदानों में चले गए। ताल्लुक़ में रहे, कोई दूर चले गए, कोई करीब से रहे, कोई ख़त लिखते रहे, फ़ोन पे रहा राब्ता, कई गायब हो गए। लेकिन मैं देखता था कि तकरीबन ये हर 10 साल बाद जो है ना, आपका पूरा जो है ना वो एक फ्लीट चेंज हो जाता था सारे के सारे लोगों का। यानी कि नए लोगों की तरबियत जो है ना वो शुरू हो जाती थी। तो अभी जितने लोग हैं जो हमारे साथ अभी जो अटैच हैं, जिनमें डॉक्टर मखदूम मोहम्मद हुसैन साहब हैं, जहांगीर मीर साहब हैं, डॉक्टर अज़हर साहब हैं, और बहुत बेबहा लोग हैं जी सारे। चुगताई साहब हैं, डॉक्टर खुशी साहब हैं, तो चुगताई साहब तो वफ़ात पा गए हुए हैं जी। एजाज़ुल हक साहब हैं। ये 85 के दौर के लोग हैं जी, कि जो 85 में आए और 93 तक जब तक विसाल हुआ उस वक्त तक साथ रहे जी। इससे पहले की और ब्रीड थी, उससे पहले की और लोग हुआ करते थे। तो वो डिफरेंट मिजाज के लोग मैंने देखा कि आपके साथ एक वक्त में रहे हैं। और फिर अच्छा, ये तो था एक बड़ा यूँ कह लें कि इल्मी जगह थी कि जहाँ पर इल्म व फ़ज़ल की दास्तान बयान हो रही होती थी रूहानी कैफियत के साथ। लेकिन आपके एंगल में कुछ और भी लोग थे जो बड़े छुपे हुए सूफिया भी हुआ करते थे, और बड़ी बड़ी ताकत वाले लोग हुआ करते थे कि जो अपनी अपनी जगह पर बड़े समझ लें आमिल भी कह सकते हैं आप उनको, और बड़े इस तरह के लोग भी रहे हैं। दरमियान में कई जन्नात वाले लोग भी रहे हैं, कई रूहों वाले लोग रहे हैं। तो ये सारे बड़े डिफरेंट लोग जो थे ना, अब ये दरवेश के पास सारे लोग आते हैं जी। ये जो वक्त के जो होते हैं ना जी, कुतब जो होते हैं, कुतब इरशाद होते हैं, या कह लें कि कुतब बेसिकली तो कहते हैं ना वो उस मीनार को जो रोशनी देता है ना, वो क्या समंदर के किनारे लाइट जिसके ऊपर लगी होती है जी, लाइट हाउस इसको बोलते हैं। हाँ जी, ये लाइट हाउस होते हैं बेसिकली, जो अपने दूर से भूले भटके हुए लोगों को वो रोशनी दिखा रहे होते हैं और वो उसको रास्ता बता रहे होते हैं कि भाई इधर है सही रास्ता, अल्लाह का रास्ता, इधर चलो। तो वो लोगों को पकड़ के ला के आपने ये बात बता रहे होते थे। और ये सिर्फ बयान की हद तक बातें नहीं थी जी। मेरा चूँकि मेरी पैदाइश है 71 की जी, तो 71 के बाद से मुझे यूँ समझे कि मेरी 3 साल की मेमोरीज़ हैं मेरे पास। व्हेन आई वाज 3 years old, उस वक्त जो कुछ हो रहा होता था मुझे वो मेमोरी में है मेरी। तो 3 साल से जब आपका विसाल हुआ है तो मेरी उम्र उस वक्त होगी 21-22 साल होगी जी। मैं MBA के 2nd सेमेस्टर में था उस वक्त। तो ये दौर के अंदर जो मैंने चीज़ें देखी, ऑब्ज़र्व की। अच्छा, मैं अब चूँकि घर में बड़ा था, ये मैंने बहनों के बारे में नहीं है बताया था अभी तक आपको कि मैं घर में बड़ा हूँ जी। मुझसे छोटी बहन है, उसका नाम है सादिया वासिफ़, वो मुझसे 4 साल छोटी है जी। सादिया वासिफ़ की शादी हुए मोहम्मद जान के साथ इस्लामाबाद में होती हैं। उससे जो छोटी है उसका नाम है नादिया वासिफ़, उसकी शादी लाहौर में हुई है। आमिर सियाल साहब उसके हस्बैंड हैं। और उससे छोटी जो है उसका नाम है कुदसिया वासिफ़, और उसके जो हस्बैंड है उनका नाम आसिफ़ चौधरी है, वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो हमें
यूँ समझ ले कि एक तो खैर मेरी मोहब्बत भी थी बहनों के साथ। मेरी जो मुझसे जो छोटी बहन थी ना, मैं उसको अपना छोटा भाई ही समझता था। मैं उसके साथ क्रिकेट भी खेलता था, तो उसके साथ वो गुड्डी उड़ाता। तो मैंने वो पिन्ना होता थी जी उस वक्त, चरखी नहीं होती थी, पिन्ना ऐसे, उसके ऊपर वो बांधी होती थी डोर। तो उनको मैंने सिखाना कि इसको कैसे पकड़ते हैं कि मैं गुड्डी उड़ा रहा हूँ तो डोर ना फंसे है। इस तरह का वो मेरे छोटे भाई थे तीनों। तो तीनों जो है ना, ये मेरे साथ मिल के हम सारे प्रोजेक्ट कर रहे होते थे। तो मेरी एक तो खैर मोहब्बत भी थी इनके साथ, बहनों के साथ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बच्चों की तरह है मेरे लिए वो। अभी उनके बच्चे भी बच्चे हैं, तो वो खुद भी बच्चे हैं मेरे लिए। तो सरकार ने भी कभी ना हमें को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रखा कि मैं बेटा हूँ तो मुझे को बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का कोई ट्रीटमेंट दिया जाना था। बल्कि बेटियाँ ना उनको बहुत ज़्यादा प्यारी थी सरकार वाले साहब को। आपको बेटियाँ वैसे बड़ी प्यारी थी, तो वो आपने वो बेटियों को बड़े प्यार से रखना और प्यार से उनको बुलाना और उनकी तरबियत करनी। अच्छा, जब सरकार तशरीफ़ लाए थे ना, वो मैंने आपको बताया था कि लाहौर इंग्लिश कॉलेज का बोर्ड लगाया था और वो बोर्ड सारा टूट गया। तो उसके बाद सरकार ने घर में स्कूल खोल लिया था, बच्चों का स्कूल। उसका नाम था वासिफ आइडियल स्कूल। और वहाँ पर अम्मा जी जो थी मेरी, वो हेड मिस्ट्रेस वो बन गई। और मेरा ख्याल है उस स्कूल का मकसद ये था कि तीनों बेटियों को 5वीं तक पढ़ाना है। तीनों बेटियों ने सबसे पहले सादिया ने 5वीं की, स्कूल में गई। नादिया गई बाद में, कुत्सिया गई, नादिया कुत्सिया दोनों गए। तो जब वो गए हैं तो स्कूल बंद हो गया। और मतलब उसकी इतनी एज थी, वो 5 साल 6 साल वो स्कूल चला है। लेकिन उस इलाके के लोग, जैसे जो वतीरा था ना आपका लाहौर इंग्लिश कॉलेज में कि जी फ़ीस ली ना ली किसी से, इसी तरह का बिल्कुल निज़ाम था सारे का सारा वहाँ पर भी। तो लेकिन अब ये वाह साहब उसको हेड करते थे, तो जाहिर सी बात है एक उसके बीच में एक डेलीकेसी होती थी और लोगों के अंदर एक बड़ा वक़ार होता था स्कूल का। जिस दिन आपने वो बंद किया ना, तो उस दिन काफ़ी सारे लोग आए कि ये स्कूल आप हमें दे दें, ये नाम हमें दे दें, हम इसको चला लेते हैं, आप नहीं चलाना चाहते तो हम इधर बना लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो आपने कहा ये बंद हो गया, बस बंद हो गया, आपने बनाना है अपना स्कूल बनाओ है। तो वो नाम नहीं आपने किसी को दिया। तो वो ये वासिफ आइडियल स्कूल है, ये भी आपका बनाया हुआ स्कूल है। तो मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं सरकार के इस नाम को दोबारा मैं शुरू करूं, मैं भी एक वासिफ आइडियल स्कूल बनाऊं आपके नाम पर, जहां पर वही तालीम जो चल रही है वो भी दी जाए और ऐसे बच्चे जो फ़ीस नहीं भी दे सकते उनको भी आज के दौर के मुताबिक जदीद तालीम दी जाए। तो ये तो बड़ी आपकी कीमती बात हुआ करती थी कि भाई अपने बच्चों को तालीम दो जदीद, ताकि वो रिस्क कमा सके, और उनको दीन दो कदीम, ताकि वो बर्बाद ना हो। सुभान अल्लाह। तो वो दीन भी वहाँ पर होता था और जदीद तालीम भी होती थी। और ये बड़ा आप इसके ऊपर मुझे भी कहा करते थे, हमें घर में टीवी देखने की इजाज़त थी। हम शुरू होता था टेलीविज़न उस वक्त मेरे ख्याल है 4-5 बजे कहीं ना दोपहर में, उस वक्त पीटीवी हुआ करता था अकेला। तो वो 4-5 बजे पहले वो उसका वो लोगो आता था पीटीवी का, फिर वो तलावत आती थी, तो नात होती, फिर कार्टून चलते थे। तो हम ये लोग देखा करते थे, ड्रामा भी देखते थे। तो हमें इजाज़त थी, कोई ऐसा घर के अंदर नहीं था कि जी भी टीवी है तो नहीं देखना, सिवाय कि जब हमारे इम्तहानात हो रहे हैं। उन दिनों में टीवी हमसे नाराज़ हो जाता था और उसका मुंह दीवार की तरफ हो जाता था। वो होता था ना वो बंद करने वाला, ऐसे आगे से वो शटर लगा के बंद कर दिया था, वो वाला टीवी हुआ करता था। पहले ब्लैक एंड वाइट था, फिर कलर टेलीविज़न आ गया था। तो पढ़ाई के मामले में आप जो थे ना बड़ी तवज्जो करते थे, बल्कि हर मामले में ही तवज्जो करते थे। मैं अगर कहूँ कि कौन सा ऐसा वक्त है कि सरकार वाले साहब को ये ना पता हो कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। सिर्फ यही बच्चे नहीं, आपके जितने भी बच्चे हैं, सुभान अल्लाह, अब तो लाखों हैं, सुभान अल्लाह, लाखों बेटे हैं और लाखों ही बेटियां हैं आपकी अब तो मैं ये समझता हूँ कि वो आज भी उसी तरह से सब के सब बसमेत मेरे तवज्जो में हैं जैसे उस दौर में हुआ करते थे। ये मेरा मानना है, ये आज भी मानना है। सुभान। इस सारे वक्त को मैं तोड़ कर निकल न सका,
तेरे जमाल का पहरा लगा रहा हर सू। बिल्कुल जी। तो वो ख्याल रखते हैं जी, उनके ख्याल का पहरा लगा रहता है जी हर वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी बचते हुई हैं जी हमारी। अच्छा, अब वो हॉल कमरा महफिल का, और हॉल कमरे के साथ एक छोटा कमरा आपका ऑफिस। वहाँ पर बैठकर 86 में जी पहली दफ़ा अखबार में मज़मून आपका जाना शुरू हुआ, और पहला मज़मून था, उसका नाम था मोहब्बत, और उस जो सीरीज़ थी उसका नाम था गुफ्तगू। और उसी गुफ्तगू के में टॉपिक में हर हफ्ते जो है वो एक नया मज़मून आया करता था। मोहब्बत, ज़िंदगी, तौबा, तकर्ब इलाही, और 147 मज़ामीन है जी जो अखबारात में आए हैं जी। और उन्हीं की फिर वो 3 किताबें भी बनी, दिल दरिया समंदर, कतरा कतरा कुलसम, और हरफ हरफ हकीकत। ये 3 हैं किताबें जो सिर्फ़ आपके वो मज़ामीन हैं जो अखबारात में उन दिनों में आते रहे। और उन अखबारात के से भी कई लोग फिर आपसे मुलाकात के लिए आए, और ख़त व किताबत का सिलसिला शुरू हुआ। वो ख़त भी बड़े कीमती थे जी, और उनके जवाब भी बड़े कीमती थे। आपके विसाल के काफ़ी अर्सा बाद मैं और डॉक्टर मखदूम साहब हम बैठे हुए थे, सोचा कि हमने ना ये ख़त बड़े कीमती हैं तो उन ख़तों को किताबी शक्ल में लेके आया जाए। तो सरकार बड़ा उसको ना रिकॉर्ड रखवाया करते थे उसका, कि ख़त आया है, ख़त का जो जवाब लिखा है, जवाब तो भेज दिया, जवाब की फ़ोटोकॉपी उस ख़त के साथ स्टेपल करके एक फ़ाइल में रख दी। क्या बात। वो फ़ाइल ऐसे बनते बनते इतनी मोटी वो फ़ाइल हो गई। हमने जब वो किताब बनानी शुरू की तो एक एक ख़त उठाते जाएं, उसको पढ़ते जाएं कि इसको शामिल कर लिया जाए। कुछ बहुत पर्सनल बातें भी थी उनमें जो हमने फिर नहीं शाया की। वो एक राज समझ लें कि वो राज ही रहते हैं, तो वो हमने वो बातें शामिल नहीं की। लेकिन जो ऐसी बातें थी कि जो ऐसे लगा कि ये भी सवाल हैं लोगों के, और ये किसी का सवाल भी हो सकता है, तो इनके भी जो जवाब है ना ये आने चाहिए। गुमनाम अदीब के गुमनाम अदीब था जी उसका नाम। तो गुमनाम अदीब जब वो हमने ख़त निकालने शुरू किए, एक दो दो तीन तीन ऐसे हम करते गए, तो एकदम से ना एक उसमें से चिट निकली। उस चिट के ऊपर लिखा था कि इससे आगे ख़त खोलना मना है। हमने फ़ाइल वहीं पे बंद की, जितने ख़त निकले उसको किताब बना दिया हमने, गुमनाम अदीब। वो चिट जिस दिन गायब होगी उस दिन अगली किताब भी आ जाएगी, वो वाली गुमनाम अदीब की। तो वो खतूत भी अपनी जगह शाहकार हैं जी। मतलब ऐसे ऐसे उनके जवाब हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं उसके बीच में। मोइनुद्दीन साहब, सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है, सबसे बड़ा अमल सब्र है, सबसे बड़ी इबादत तस्लीम व रज़ा है, और सबसे बड़ा हासिल अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह आप पर मेहरबानी फरमाए। सुभान अल्लाह। देखें ये जवाब है जी हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा कीमती दौर था जी, जो सवाल जवाब वाला था जी। अच्छा, फिर वो आपका जो ऑफिस था वो फिर दिन में फिर ऐसे इस्तेमाल होते कि वो ख़त आए हैं, पीओ बॉक्स होता था, पीओ बॉक्स से ख़त आया करते थे, उन ख़तों को इस तरह सॉर्टिंग करनी, जवाब देना। कभी देर हो जाती थी तो आप ख़त में लिखते थे, माजरत करते थे कि ख़त का जवाब देने में ताख़ीर के लिए मैं माजरत खा हूँ, ये भी आप लिखा करते थे साथ में। तो ख़त का जवाब ज़रूर दिया करते थे। और फिर वो सुबह के वक्त की सारी जो एक तफसील चला करती, एक जैसे ना आम घर नहीं होता जी, कि सुबह हुई है, सरकार बहुत सुबह उठ जाया करते थे, फजर वक्त अम्मा जी भी सुबह उठ जाती थी। अम्मा जी सुबह उठ के पहले सरकार वाले सबको चाय बना के दिया करती थी। चाय पीने के बाद ये काम होता था कि अब बच्चों ने स्कूल जाना है, तो वो नाश्ते बनने हैं, सारा कुछ होना है, तो आपने हमें उठाना है। मुझे तो सरकार ही उठाया करते थे, मैं उठता नहीं था। तो मुझे कहा करते थे तुझे इतनी नींद कैसे आ जाती है? फिर कहते थे अच्छा तुझे ना अभी चिंता नहीं है, चिंता जिस दिन लगेगी ना तुम्हें फिर तुम्हारी नींद उड़ेगी। तो वो मैं देखता हूँ कि अब जो है ना वो चिंता लग गई हुई है, तो अब मेरी भी नींद बड़ी थोड़ी सी हो गई, और इस तरह की नींद हो गई कि कोई पास से ऐसे गुजर भी जाए ना तो मेरी आँख खुल जाती है। छोड़कर बेदार मुझको आप सो जाती है नींद, नींद को भी नींद आ जाती है हिजरे यार में। हाँ, मुझे मैट्रिक तक आप स्कूल
छोड़ने जाते रहे हैं और स्कूल से लेके आते रहे। कि इतनी मुश्किल ड्यूटी है ना, जब मैंने अपने बच्चों की देनी शुरू की ना तब मुझे पता चला है कि ये इतनी मसरूफियत में वो कैसे मुझे सुबह छोड़ने भी जाते थे और वापसी पे मुझे घर भी लेके आते थे। दरमियान में बहुत थोड़ा अर्सा ऐसे रहा कि कहीं रक्षा लगवाया या कुछ किया, वरना मैट्रिक तक तो ये आपका रहा है कि जी आप मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। फिर गोश्त लेने खुद चले जाते थे आप, जो इलाके के सब्ज़ी वाले, हजाम, ये सारे आपके मोतकदी थे। तो लेकिन किसी पर भी ना ये आश्कार नहीं होता था कि ये कौन है, बस ये पता था ये वाज साहब है, यहाँ रहते हैं, अच्छे आदमी हैं ये, लेकिन ये कौन है, क्या मकाम है इनका, आप बड़ा मख्फी रखते थे। यहाँ तक कि जो हमारा गुलशन रवि में घर था, उस घर को भी जो है ना वो आपने बाहर नाम नहीं लिखा हुआ था। तो लोग कभी आते थे ना आके, तो किसी दुकान से पूछना कि यहाँ वासु साहब का घर है, तो उन्हें बताना हाँ जी वो घर है। हमारे घर में एक वहाँ निशानी थी कि हमारे घर में 2 सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए थे जो बहुत ऊंचे थे। तो ये भी निशानी होती थी कि आप वैन से उतरे ना तो मशरिक़ की तरफ आपको जो 2 सफ़ेदे के बड़े दरख्त नजर आए वो हमारे घर में लगे हैं। तो वो सफ़ेदे के दरख्त से भी लोग हमारे घर आ जाया करते थे। तो निकलते थे खुद ही गोश्त भी लेने के लिए। और वो हमारे एक मनान साहब हैं, उन्होंने एक वाक़या सुनाया, कहते हैं कि वो एक दिन मुझे सरकार ने पैसे दिए कि ये लो जाओ गोश्त लेके आओ। तो मैं जब निकलने लगा तो आपने मुझे कहा कि और तुम्हें पता है अच्छा गोश्त कैसे मिलता है? मैं खड़ा हो गया, मैं कह जी कैसे मिलता है अच्छा गोश्त? तो आपने फरमाया अच्छा गोश्त तजर्बे से और नसीब से मिलता है। सुभान अल्लाह। यानी कि तुम्हें पता हो कि अच्छा गोश्त तो होता क्या है और फिर वो तुम्हारा नसीब कि तुम्हें वो मिल भी जाए। सुभान अल्लाह। छोटी छोटी बात के अंदर ना ऐसे खूबसूरत सी एक हकायत आ जाती थी साथ के साथ। दोपहर का खाना हमेशा आप फैमिली के साथ खाते, घर पर है तो सब हम घर वालों ने, अम्मा जी ने, बच्चों ने बैठ के खाना इकट्ठे खाना, फल छल लेके आते थे, फल खाते थे। और जो आपका सही सोने का टाइम था ना जी, वो ये 1.5 से 2 घंटे होते थे, जिसको कैलूला कहते हैं ना, कि दोपहर खाने के बाद असर तक जो टाइम है, वो टाइम के ऊपर जो है ना जी आप आराम फरमाया करते। और ये ऐसा टाइम था कि जिसमें टेलीफोन भी बंद और कोई मेहमान भी आएगा तो वो भी बाहर, मतलब ये बिठा दिया इंतज़ार कर ले, तो मुलाकात का नहीं ये होता था टाइम। ये टाइम होता था जिसमें आप आराम करते थे। कितना टाइम? 1.5 से 2 घंटा। रात शाम को फिर वही मेहमानों ने आना शुरू हो जाना, और शाम जब ख़त्म होनी तो रात का जब पहर शुरू होना, तो यहाँ हमारे यहाँ रात होती है, बाहर के मुल्कों में दिन शुरू हो जाता है। तो वो बाहर के लोगों ने रात को टेलीफोन करने हैं आपको, तो वो भी एक शुरू हो जाता था। फिर रात के जब 2:30-3 बजते थे तो फिर वो टाइम होता था, फिर आप ज़रा मज़मून जो लिखा करते थे, तहरीर, ये उनका फेवरेट टाइम था लिखने का। यानी कि आखिरी पहर जिसको रात का कहते हैं, गहरी रात, और वो खामोशी होती है। आपका एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा भी इसके ऊपर कि शायर सिर्फ जागता है, बाकी काम रात करती है। सुभान अल्लाह। तो वो एक तन्हाई और एक खामोशी उस वक्त मिला करती थी, वो फिर आपका लिखने का टाइम था। तो इतनी देर में अब थोड़ी देर बाद फजर हो जाती, तो आप ऐसे लेटते ही थे, तो थोड़ी देर बाद फजर होनी तो फिर चाय और फिर वो सारा सीन जो, यानी कि बहुत ही मुख्तसर सोते थे आप। और ये दोपहर का एक टाइम था जिसमें हमें मना था कि भाई टेलीफोन भी बंद, और कोई बाहर भी आए तो वो या इंतज़ार करे या मगरिब के वक्त तशरीफ़ लाए। तो ये मसरूफ़ियत, इतनी मसरूफ़ियत आपकी होती थी कि मेहमानों का। और इसमें जो ख़ास एक मेहरबानी थी कि हमारी अम्मा जी जो थी ना, वो बड़ी खिदमत की जी, उन्होंने बड़ी ढेर सारी खिदमत की। मैंने सिर्फ जाके अम्मा जी को इतना ही कहना होता था कि जी इतने कप चाय, इतने लोगों का खाना, 3 खाने दे दें, 4 चाय दे दें, 2 खाने दे दें, 6 चाय दे दें, बस यही सारा दिन, सारी रात। और आखिरी दिनों में जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा अलील थी, तो उन दिनों में तो फिर सही रात लोग हमारे पास रहा करते थे, डॉक्टर्स भी होते थे और ये भी, तो सारी रात। अब रात को 2:30 बजे कहाँ से खाना मिलना है,
तो अम्मा जी ने रात को अगर कोई सालन बचा हुआ है तो उसका पराठे बना के दे देने, या अगर सालन नहीं बचा हुआ तो अंडे बना के दे देने, आलू बना के दे देने हैं। तो ये अम्मा जी की खिदमत कंटिन्यूसली साथ चलती रही है जी। और कोई मुलाजमों की कोई फ़ौज थोड़ी होती थी हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि कोई कपड़े धोने वाली आ गई है, बस वो ऐसे ही मुझे याद है, एक दो कोई जो माइयाँ होती थी तो वो बस कभी आ जाती थी, तो बाकी अम्मा जी सारा काम घर का खुद ही संभालती थी। पहली गाड़ी हमने ख़रीदी थी गालिबन 85 में। वो थी मज़दा 808 LEU 2371, उसका नंबर मुझे अभी भी याद है। तो वो हमने ख़रीदी थी मरकज़ी उर्दू साइंस बोर्ड से, जिसके डायरेक्टर थे अशफाक साहब। 25,000 रुपये की वो गाड़ी ख़रीदी थी जी हमने। वो 25,000 बड़े पैसे होते थे उस वक्त ही है। तो उसके बाद फिर सरकार ने गाड़ी ख़रीदी थी होंडा सिविक, जो अभी भी मेरे पास है। ये गाड़ी अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो वो उस गाड़ी के साथ फिर आप बड़े खुश थे और वही गाड़ी लेके चलते थे। जिस दिन आपने गाड़ी ख़रीदी है आपको गाड़ी नहीं चलानी आती थी। तो उससे पहले यानी कि होता है ना, जैसे कि किसी की गाड़ी पकड़ी तो हाथ सीधा कर लिया ना। जिस दिन अपनी गाड़ी ली है उस दिन ही गाड़ी पहली दफ़ा आप, वो अशफाक साहब ने कहा कि ले जाएं आप गाड़ी, ये आपकी होगी गाड़ी। तो आपने कहा मुझे तो चलानी नहीं आती। और आपने गाड़ी ले ली, आपको गाड़ी नहीं चलानी आती। तो अशफाक साहब ड्राइवर के साथ आए, खुद ड्राइव करके घर छोड़ के गए गाड़ी। तो एक फिर इधर PNT क्वार्टर्स में ना एक होते थे, वो ड्राइवर थे इसके पोस्ट ऑफिस के, वो ड्राइवर थे DG साहब के ड्राइवर थे। उनका नाम था मेहरबान अंकल। तो उन्होंने सरकार को पहली दफ़ा गाड़ी चलानी सिखानी शुरू की। तो मैंने भी अपना गाड़ी का पहला सबक उन्हीं से लिया, मेहरबान अंकल से। तो वो छोटी छोटी बातों की मुझे एहतियात करवाया करते थे। तो सरकार ने थोड़ा सा गाड़ी चलाई, फिर उसके बाद कोई ना कोई आपके साथ ही होता था, वो गाड़ी चला लिया करता था। फिर मुझे इजाज़त मिल गई कि मैं गाड़ी चला लिया करता था। तो अच्छा, फिर ये रात के खाने के बाद एक छोटा सा ना आपका एक, जैसे पावर नैप होती है ना, वैसा एक छोटा सा एक टूर हुआ करता था आपका, कि आज कोई महफिल नहीं है ना, तो चलो गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाल ली है, अब गाड़ी चल पड़ी है, नहीं पता किधर जाना है। और घर से निकली गाड़ी, मेन रोड पे जैसे पहुंची है ना, तो सरकार ऐसे आंखें बंद करके ना ऐसे बैठ जाती, खामोश। अब जो गाड़ी चला रहा है उसको इतला नहीं है कि जाना कहाँ है। अब रूटीन कैसे होती थी हमारी सेट के, मुझे ये लगता था कि शायद आप थोड़ी देर के लिए ना आंखें बंद करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन होते बड़े मतवज्जे थे वो। ऐसे लगता था कि किसी ख़ास एक वो एरा में वो चल रहे हैं सारे ना, एक ख़ास कैफियत होती थी वो भी इसकी भी। तो हमने गाड़ी जब चलानी तो ऐसे चलानी कि इशारे पे ब्रेक ना लगे, अगर ब्रेक लग रही है तो हम लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। तो वो एक ऑटो रूट बन रहा होता था हमारा, वो गाड़ी खुद से चल रही होती थी जिधर भी जानी होती थी। तो वो गाड़ी चलते चलते कभी हज़रत मियाँ मीर पहुँच जानी, कभी दाता साहब पहुँच जानी, सुभान अल्लाह। कभी कहीं ऐसे हम गुलबर्ग में फिर रहे होते थे, तो वो किधर आ गए, फिर आ गए, अच्छा इधर आ गए, चलो फिर इधर ले चलो। तो वापसी में फिर आपने वो 7 अप पीनी और फिर वहाँ से भी हम वापस आ जाते थे। तो ये 1 घंटे का 1.5 घंटे का कह लें कि टूर सा एक होता था। तो उसमें फिर कई दरबारों पर इसी टूर में फिर हाज़िरियाँ भी हुई। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मज़ार पे कई दफ़ा हाज़िरी हुई, दाता साहब कई दफ़ा हाज़िरी हुई। एक बुज़ुर्ग हैं जो इधर बाग़ जना में है जिनका मज़ार, उनका नाम है हज़रत तुर्त मुराद। तो वहाँ पे सरकार बड़े शौक़ से जाया करते थे। वो ऐसी गाड़ी चलती, वहाँ भी गाड़ी पहुँच जाती थी खुद ही, अब रूट ही ऐसा बन जाता था ऑटो। तो वो खोलते, अच्छा इधर आ गए, चलो इधर ले चलो, फिर उधर जाना, तो जाके उधर बैठते थे थोड़ी देर, फिर आ जाते। कुछ दोस्ती थी आपकी उनके साथ भी बाहर। तो ये टाइम जो था ना ये चलता रहा। 86 में किताब छप चुकी हुई थी किरण किरण सूरज, ये आपके छोटे छोटे से फ़िक्रों की मलफूज़ात जिसको कहते हैं, इसकी किताब छप चुकी हुई थी। और 86 में फिर इसका जो था ना तकरीब रूनुमाई रखी गई, वो हुई थी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में जी।
बड़ी खूबसूरत बावकार तकरीब थी। उसकी सदारत करनी थी कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने, और उसके जो मुकर्रीन थे उसमें इजाज़ बटालवी साहब, कुदरतुल्लाह शहाब साहब, हनीफ रामे साहब, बानो कुत्सिया, अशफाक साहब, जुल्फ़कार ताबिश साहब। ये जुल्फ़कार ताबिश साहब ने उसकी वो की थी नकाबत, जिसको एंकरिंग बोलते हैं जी, वो उन्होंने की थी जी। तो तकरीब से कुछ रोज़ पहले ही कुदरतुल्लाह शहाब साहब का विसाल हो गया। तो उनकी जगह पर एक और साहब थे, उनका नाम था शेख मंजूर इलाही। ये सरकार के विसाल के बाद कुछ अरसे के लिए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे हैं, शेख मंजूर इलाही साहब। बहुत प्यारे इंसान थे जी, खूबसूरत से। उन्होंने सदारत फरमाई थी। तो उस तकरीब में जो कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने सरकार पे जो मज़मून लिखा था, वो मज़मून रिहाना औरंगज़ेब थी, उन्होंने पढ़ा था वो मज़मून। और इस तकरीब की जो वीडियो है वो यूट्यूब पर मौजूद है। थोड़ी सी आवाज़ है उसमें, वो पुराने दौर की रिकॉर्डिंग जैसी होती थी, वो वीडियो कैसेट हुआ करती थी, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग हुई थी। कुछ तस्वीर भी हैं उसकी जी, उस दौर की। तो वो तकरीब हुई थी जी, वो बड़ी खूबसूरत तकरीब और बड़ा एलिगेंट माहौल था, और बड़ी कैफियत वाली वो तकरीब थी जी। मुझे बहुत अच्छी तरह से वो तकरीब अभी भी ऐसे आंखों के सामने फ्रेश वो तकरीब। तो वो एक ख़ास तकरीब थी जी, किरण किरण सूरज की तकरीब। तो उस ये तकरीब एक वाक़या हुआ जी। अब मैं असल में ना आपको वो थोड़े थोड़े दौर के ना थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं अगर डिटेल में जाना शुरू हूँ ना तो शायद एक साल कई पॉडकास्टों पे मुश्तमिल हो। ये जो मैं आपको टेन्योर बता रहा हूँ ना, उसमें जैसे सरकार का ऑफिस था ना जहाँ बैठा करते थे, उस ऑफिस की अपनी इतनी वारदातें हैं कि मैं अगर उसके वाक़यात आपको सुनाना शुरू कर दूँ ना तो शायद हमें पता नहीं कितने दिन बैठना पड़ जाए यहाँ पर। तो वो मैं कुछ उस वाक़यात पहले कुछ शेयर कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, कुछ वीडियोस याददाश्तें के हवाले से मैंने बनाई हुई है। उसमें कुछ वाक़यात हैं ऐसे जो उस ऑफिस के हैं, दफ्तर। तो बड़े बड़े कीमती लोग वहाँ पर आए हैं जी, बड़े मज़ेदार किस्म के लोग आते रहे हैं। छोटी बहन थी मेरी सादिया, उसको यहाँ गले पे ना गुठलियाँ सी बन गई। तो जब उसको चेक करवाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ कैंसर नुमा कोई चीज़ है ये। तो घर में बड़ा एकदम से पैनिक हो गया सारा कि बहन को कैंसर हो गया है और ऑपरेशन होगा और क्या होगा। छोटी बहन, मुझे खुद बड़ा हुआ कि वो ये क्या हो गया वाकई। तो एक रोज़ आपने मुझे दफ्तर से आवाज़ दिया करते थे, मेरे दोस्त काशिफ ऐसे आवाज़ देते, तो मैं जिधर भी होता ना अच्छा मुझे ये आपने कहा हुआ था एक चीज़ कि जहाँ तुम्हारे कान में आवाज़ आए तुमने वहीं से जवाब देना है। यानी कि मुझे इंतज़ार जवाब का ना करना पड़े कि तुमने आवाज़ सुनी है दूर से और तुम भाग के आए हो करीब, और करीब आके तुमने जी मुझे कहा है। जहाँ पे तुम्हारे कान में आवाज़ आई है वहीं से तुमने जी बोलना है, और इतना ऊंचा बोलना है कि मुझे उसकी आवाज़ है। तो मुझे आवाज़ दी, मैंने वहीं से जी किया और भाग के मैं ऑफिस में आया। ऑफिस आया तो देखा एक मलंग बाबा बैठा हुआ था आपके सामने। उनने रल्ली पहनी हुई थी। रल्ली वो आपको पता है, वो एक चादर होती है वो टुकड़ों टुकड़ों वाली, फ़कीर दरवेश सिंध वाले जो हैं ऐसे पहनते होते वो। उसने एक रल्ली पहनी हुई थी जी। आधा उसका मोटा भी नज़र आ रहा था, कंधा जो था, घुटनों से नीचे टांगे भी उसकी ब्रीक ब्रीक, बिल्कुल ब्रीक सा बाबा, लटें उसकी इतनी बड़ी बड़ी। तो आपने कहा कि वो सादिया को बुलाओ। तो मैं सादिया को लेके आया, मैं सादी के साथ खड़ा हुआ था। तो वो बाबा जी ने कहा कि पुत्र, पंजाबी बोलते थे बाबा जी, पुत्र तन कितने गुठलियाँ बनी हैं ने। सादिया ने बताया कि बाबा जी यहाँ पर है। उन्होंने कहा अच्छा पुत्र उठे हाथ रख। सादिया ने अपने यहाँ पे हाथ रख लिया ऐसे करके। बाबा जी ने अपनी गर्दन पे यहाँ पे हाथ रखा और ऐसे करके ना उन्होंने, चल बस ठीक है जाओ। मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ है।
और मैंने कुछ भी होता तो मैं सरकार की तरफ देखता था कि ये क्या है, तो आप मुस्कुरा रहे थे। तो आपने कहा हाँ ठीक है, ले जाओ इसको। वो हमने को हफ्ता 10 दिन बाद चेक करवाया तो गुठलियाँ भी नहीं थी और कैंसर भी नहीं था और वो क्लियर थी। सुभान अल्लाह। पता नहीं कैसी सर्जरी ये हुई थी, मतलब हैरत ज़्यादा बातें होती है ना, कुछ ज़िंदगी के कुछ ऐसे अनोखे वाक़यात होते हैं। तो ये वाक़या भी उनमें से एक था कि जो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि ये मैंने रूहानी सर्जरी पता नहीं पहली दफ़ा देखी थी, ये कैसे हो जाता है जी ये सारा वाक़या, कि किसी की दुआ होती है कि क्या होता है। तो ये मैं देखता रहा जी, और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात कि जिनको कई लोगों का औलाद, डॉक्टर राशिद लतीफ़ है जी यहाँ पर लाहौर में, जिसने पाकिस्तान का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था जी। उसके पास एक फैमिली गई, उसने उनको चेक किया, उसने कहा जी आपकी बेगम में फर्टिलिटी नहीं है। वो मियाँ बीवी रोते धोते आपके पास आ गए। तो आपने कहा कि डॉक्टर कौन होता है, तुम्हें अल्लाह ताला बेटा देगा। तो वो उनके यहाँ बेटा भी हुआ, दूसरा बेटा भी हुआ, फिर बेटी भी हुई, और वो फाइल भी उनके पास है डॉक्टर राशिद लतीफ़ की। तो मैंने बहुत हैरत ज़दा चाय का काम करते थे तो उनको पैसे चाहिए थे, वो जो उन्होंने कॉल की तो रातों रात जो चाय के रेट डबल हो गए, वो पूरा वाक़या। बिल्कुल, वो पिंडी में थे जी, अरशद साहब गला मंडी में होते हैं वो, उन्होंने खुद वाक़या सुनाया था मुझे। तो उन्होंने कहा जी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने वाट्सएप को फ़ोन किया, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं किसको फ़ोन करूँ। कहते मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी पैसे चाहिए। तो आपने पूछा कितने पैसे चाहिए, वो कहा जी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अब ये 88 में 5 लाख रुपए में ये जौहर टाउन वाले एरिए में शायद आपको 5 किनाल के प्लॉट मिल जाते, इतने 5 लाख रुपए होते थे उस वक्त ये। तो आपने कहा कि अच्छा और कुछ, उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपए। आपने कुछ और चाहिए तो बता दो मुझे। उन्होंने कहा नहीं जी 5 लाख रुपए चाहिए। आपने कहा अच्छा मिल जाएंगे। अर्शद साहब कहते हैं मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे किसी का फ़ोन आएगा कि भाई आओ 5 लाख रुपए ले लो, या कोई बंदा आएगा कि वास साहब ने भेजा ये 5 लाख रुपए पकड़े। कहते वो सारा दिन मैं इंतज़ार में बैठा रहा, कोई बंदा नहीं आया, सो गया मैं। तो कहते हैं वो सुबह उठा तो अखबार आया, मैंने अखबार पढ़ा तो लिखा हुआ था कि रातों रात पत्ती के, जो चाय की पत्ती होती है, पत्ती के रेट एकदम से जंप अप कर गए। तो कहते हैं मेरे स्टॉक में पड़ी हुई थी चाय की पत्ती, तो जब मैंने डिफरेंस निकाला तो पूरे 5 लाख रुपए का फ़र्क निकला, पूरे 5 लाख रुपए। कहते मैंने फ़ोन किया भाई साहब को, तो मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, 5 लाख रुपए मिल गए। तो आपने कहा कि अगर कल तुम मुझसे 2 करोड़ भी मांगते तो मैं तुम्हें वो भी दे देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मैंने देखा कि इन लोग, सरकार जैसी हस्ती के पास ये मोहताज होती हैं चीज़ें, क्या पैसा है क्या चीज़ें, ये यदुल्ला बन जाते हैं। अल्लाह इनमें से बोल रहा होता है, यूँ समझे आप। हर किसी के लिए दुआ करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हें साहिब दुआ बना, साहिब दुआ। बल्कि वो उस दिन सरकार ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि पूरी उम्मत की फलाह की दुआ करो, उम्मत वाला तुम्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो ख़ास रिलेशन होता है फिर बुजुर्गों का, औलिया अल्लाह फिर ऐसे ही नहीं, अल्लाह उनको अपना दोस्त कहता कि वो कोई बात होती है, फिर एक ताल्लुक़ होता है, वो ताल्लुक़ फिर बयान भी हो रहा होता है वहाँ पर। अल्लाह तुम्हारा दोस्त है और तुम अल्लाह के दोस्त हो, अब सोचो तुम कैसे दोस्त। अल्लाह, तो इनकी दोस्ती तो फिर कमाल ही दोस्ती होती है ना। लेकिन जो कुछ भी था सिर्फ मखलूक खुदा के लिए था। सुभान। मैं अभी पिछले दिनों गया हुआ था, यूरोप गया हुआ था, तो एक एम्बेसडर मिले जो व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा आशना नहीं थे, कहीं नाम सुन रखा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी मैं बहुत सारे बुज़ुर्गों को जानता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि वासिफ साहब का जब विसाल हुआ है तो उनकी प्रॉपर्टी कितनी थी। मैंने कहा जी मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात, कि जब वासिफ साहब का विसाल हुआ है तो मैं उस वक्त सोच में पड़ गया था कि मैं पढ़ाई जारी रखूँ या मैं कहीं नौकरी शुरू कर दूँ। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा जी अब आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दरवेश के पीछे जो उसकी असल, वो ये पैसों से नहीं वो कैलकुलेट होता कि उसके पास पैसे कितने हैं। तो पैसे तो मैंने देखा मोहताज थे आपके, कि आप को बंदा लेके आ गया पैसे इतने सारे, आपने हाथ नहीं लगा, आपने कहा दराज में रख दो, दराज में, वो ऑफिस में जो दराज था,
दराज खोला, आपने कहा इसमें रख दिया। वो बैठ गया सामने। थोड़ी देर बाद जनाब वो बाहर दरवाजे पे नॉक हुआ। आपने पूछा कौन है? मैंने बताया जी बाहर मांगने वाला है। आपने कहा बुलाओ उसे अंदर। अब वो बाबा से था, अंदर आ गया। तो आपने उसे कहा दराज खोलो। दराज खोले तो पैसे। तो आपने कहा ये उठा लो। उसने ना बड़ी एहतियात से बीच में से ना ऐसे 2-3 नोट निकाले उसने। आपने कहा तुम्हें कह रहा हूँ सारे उठाओ यहाँ से। सुभान अल्लाह। और वो डर के हाथ में लगाए कि ये तो बहुत सारे पैसे हैं। तो आपने कहा हम तुम्हें कह रहे हैं कि इसको उठाओ, ले जाओ, सारे हैं तुम्हारे। सुभान अल्लाह। उसने फटाफट पैसे उठाए और भागने की कोई मुझसे वापस ही ना ले जाए। तो वो पैसे उसने उठाए तो वो चला गया। अब जिसने वो पैसे पेश किए थे वो सामने बैठा हुआ था। तो आपने कहा कि तुम हमें गरीब समझते हो। अब ये बात नहीं है कि सबके कबूल नहीं होते पैसे, लेकिन उसके नहीं कबूल हुए, ये मुझे समझ में आ गई थी। आपने कहा तुम मुझे गरीब समझते हो। तो मैं तो जानता हूँ इस बात को कि आप अगर इशारा करते थे तो पैसे क्या, तो कई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं सारी की सारी। पैसा क्या चीज़ होती है? ताकत और चीज़ होती है। ये रूहानी ताकत ये पैसे से नहीं काउंट होती। वो ताकत बिल्कुल ही डिफरेंट। मैं वो ऑडियो में सरकार को सुन रहा था तो वो हम ऐसे करते हैं बटवे से कुछ खुले नोट निकाले और दे दिए। तो हज़रत ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि कभी तो ऐसा हो कि तुम अपना पूरा बटवा खाली करके किसी और को दे दो और खाली जेब घर जाओ। चले जाओ, इसमें तो क्या, कौन से कोई आसमान से लेके आए हो, यहीं से लिए, यहीं दे के ही जाने हैं। सुभान अल्लाह। तो ये पैसों की आपको कभी भी हवस नहीं थी जी भाई। एक जब आप मोटरसाइकिल चलाते थे तब मोटरसाइकिल चलाते थे। गाड़ी आपने उस वक्त ली जिस दिन अम्मा जी ने कहा कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, ये 4 बच्चे हैं, आप हैं, मैं हूँ, अब हम एक मोटरसाइकिल पे पूरे नहीं आते। अल्लाह अकबर। तो उस दिन के बाद सरकार ने फिर ये 86 में पहली दफ़ा, 85 में पहली दफ़ा ये गाड़ी ली थी जी, मज़दा 808। तो ये भी मतलब इसलिए ले ली कि अम्मा जी ने कह दिया कि चलो गाड़ी ले लें, तो ये अब ज़रूरत बन गई है। फिर ये दौर चलता रहा जी। अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। 88-89 में तबीयत आपकी ना अलील रहनी शुरू हो गई थी। हॉस्पिटल के भी चक्कर लगने शुरू हो गए थे। आपको शुगर नहीं थी, आपको ब्लड प्रेशर था और तेज़ रहता था ब्लड प्रेशर। गोली भी खाते थे और थोड़ा सा आपको सांस का भी मसला था। तो उसकी वो एक गोली होती थी, ब्रिकनल उसका नाम था गालिबन, ब्रिकनल गोली खाया करते थे सांस के लिए। फिर बाद में वो जो वेंटोलिन का जो स्प्रे होता है वो भी यूज़ करते थे आप। लेकिन जब महफिल हो रही होती थी, गुफ्तगू हो रही होती थी, ना उस वक्त कुछ सांस का प्रॉब्लम होता था, ना ब्लड प्रेशर हो रहा था, बल्कि कभी तबीयत महफिल से पहले अगर ख़राब भी होती थी ना, तो गुफ्तगू जब शुरू होती थी तो फिर जैसे समंदर बह रहा होता था कि पता ही नहीं चलता था कि अभी आधा घंटा पहले तबीयत इनकी कितनी ख़राब थी। वो ऐसे चल रहा होता था। आपने कभी सुना हो तो वो महफिल में आपको खांसी आती थी, है ना जी, तो वो पानी रखते थे थोड़ा सा, या वो मिश्री सी कोई होती थी इस तरह से रख लेते थोड़ी सी कि गला से वो साफ़ हो जाता था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो ब्लड प्रेशर आपकी किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करना शुरू कर गया हुआ था। तो 90 में ये जब 92 में जब आखिरी महफिल जब हुई है 24 अक्टूबर की, तो 92 में मतलब ये पूरा साल हॉस्पिटल आना जाना, डॉक्टरों का आना, रात घर रहना, फिर उसमें हकीम भी आते थे, एलोपैथिक भी आते थे, होम्योपैथिक भी आते थे। आपने किसी को नाराज़ नहीं करते थे कि किसी ने आगे कहना कि जी ये खा लें, आपने कहा अच्छा चलो खिला दो, ये खिला दो। किसी ने कहना जी अच्छा ये ना करें, आप ये कर लें, ये खा लें। फिर किसी ने कहा जी आप पर जादू हो गया, तो आपने कहा अच्छा अब इसको क्या करें, उन्होंने कहा जी अच्छा आप ये पढ़ा करें, अच्छा आप पढ़ लेंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो नाराज़ नहीं होते थे आप, जो कोई कह रहा होता ना उसका दिल रखने के लिए भी कर लेते थे। तो कैसी बात थी खूबसूरत कि यही तो बंदा ही तो कमाना है ज़िंदगी में, और कमाना क्या है, पैसे तो कई लोगों के पास होते हैं, लेकिन ये जो बात है कि इंसान ही कमा लिया पूरे का पूरा,
ज़िंदगी में, ये काम फिर आज तक चल रहा है जी, ये वाला आपका काम। तो 92 में फिर आप आखिरी दिनों में, अक्टूबर में, आप नवंबर में मेयो हॉस्पिटल में ना फिर दाखिल हो गए थे। तबीयत काफ़ी लील हो गई हुई थी। वो तकरीबन 1 माह यहाँ पे रहे आप। मैं उस वक्त MBA के फर्स्ट सेमेस्टर में था जी। काफ़ी बड़ा वो कमरा था। अब ये जो 1 महीना यहाँ पे भी गुजरा है ना, इसका भी एक एक दिन, एक एक लम्हा एक वाक़या है कि किस तरह से लोग, कौन कौन से लोग आए यहाँ पर, यहाँ पे क्या क्या बातें होती रही हैं, यहाँ पे क्या वारदातें होती रही हैं। आप सामने नहीं भी हैं तो जो दूसरे कमरे में बात हो रही है वो आप जो आए हैं तो सबको उसका जवाब दिया जा रहा है। तो वहाँ पर भी एक महफिल भी लग जाती थी वहाँ पर। तो उस वक्त डॉक्टरों का ना एक पूरा बोर्ड बना था जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर फैसल मसूद, इंतकाल फरमा गए हैं। कुछ 10-11 डॉक्टरों का था जी। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब थे उनके साथ। तो उनकी हदायत के ऊपर कि वह साहब के लिए जो है ना मेडिकल अटेंशन पूरी, एक पूरा 10-11 डॉक्टरों का एक वो बना, बोर्ड बना। और वो फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया सारे का सारा। एक दिन फिर आप बैठे थे तो आयशा पर बैठी थी, अफजाल साहब थे, ख्वाजा असलम साहब थे। तो आपने कहा कि लाओ पेंसिल कापी। तो आपने कुछ चीज़ें कहा कि ये इसको मेरी वसीयत समझ के लिखो। वो वसीयत की कुछ जो बातें हैं वो एक सरकार पर एक PhD हुई है जाहिद अख्तर शाहीन साहब में, बहावलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने उसको किया हुआ है। और उस किताब में वो वसीयतनामा छपा हुआ भी है। तो उसके अंदर क्या बातें थी कि जो कैसेट्स हैं ये मखदूम को भेज दो, क्योंकि मखदूम साहब को उस वक्त सरकार ने ट्रांसक्रिप्शन का काम शुरू करवा दिया था कि इन कैसेट्स को ट्रांसक्रिप्ट करो, इनकी किताबें बननी हैं। तो अभी किताब कोई नहीं उस वक्त बनी थी, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शंस इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। तो सरकार साथ साथ उसको कुछ एडिट भी किया करते थे जो ये कैसेटें उसको भेज दो। बैंक अकाउंट जो है ये काशिफ के नाम ट्रांसफ़र कर दो। और जो गुलशन रवि वाला घर है ये इसको फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। जौहर टाउन वाला जहाँ आज हम बैठे हुए हैं ये घर, ये घर की बुनियाद भी सरकार ने रखी थी और ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हुई थी जिसकी। तो यानी कि ये तय था कि यहाँ पे शुरू होना है। और ये बहुत बड़ा एक हॉल है जहाँ हम बैठे हुए, ये भी आधा है हॉल जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये से डबल है, इसके भी मैंने पार्टीशन की हुई है। तो यहाँ पे महफिल होनी थी, ये इधर सरकार का ऑफिस बनना था और हमने ऊपर वाले पोर्शन में रहना था और नीचे वाला पोर्शन सरकार के पूरे सिस्टम के लिए उसी तरह से डिज़ाइन हुआ जैसे आप चाहते थे कि यहाँ पे महफिल हो, यहाँ पे ये हो, ऐसे। तो ये उस वक्त कंस्ट्रक्शन इसकी तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर के करीब करीब ही मुकम्मल हुआ था। तो आपने कहा कि जो जौहर टाउन वाला घर है ये भी काशिफ के नाम कर दो और गुलशन रवि वाला जो घर है ये फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ कर दो। एक तो होता ना सेल करो, सेल का लफ्ज़ नहीं था, लफ्ज़ था डिस्पोज ऑफ कर दो। अच्छा, मैं जब ये सुन रहा था नहीं सारे बातें, तो मुझे एकदम से फील हुआ कि ये तो आपने तैयारी कर ली है जाने की। तो मैं ना ऐसे सुन हो गया एकदम से बिल्कुल। और वो काफ़ी बड़ा कमरा था जी वो हॉस्पिटल का। तो मैंने घबरा के ना ऐसे बाहर की तरफ दौड़ लगा दी दरवाजे की, ऐसे मैं ऐसे भाग के गया बाहर ना। तो दरवाजे के पास जैसे पहुंचा ना तो मुझे ज़ोर से अपने आवाज़ काशिफ। मैं रुका के उस हिसार से निकला, मैं बाहर बुलाए इधर और भागना नहीं है, संभालना है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। फिर मुझे अकेले बुलाए, कहते हैं तुम संभाल लोगे? मैं कह नहीं, मैं नहीं संभाल सकता। और नहीं तुम संभाल लोगे? मैं कहते आप कहते हैं तो मैं कर लूँगा। तो उस वक्त तैयारी ये हो रही थी कि आपने, अब डॉक्टर ने कह दिया था कि जी अब आपका जो फर्दर इलाज है वो UK होना है, लंदन में जी। लंदन में था क्रॉमवेल हॉस्पिटल और उसके लिए
पहले मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक लेटर आया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वासिफ साहब के इलाज के लिए 42 लाख रुपीस मुख्तस किए गए हैं कि जो वासिफ साहब के वहाँ पे इलाज मुआलजे के लिए रखे जाएंगे। उसकी तैयारी की गई, आप लंदन तशरीफ़ लेके गए, 1 माह आप वहाँ पे रहे हैं। बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए भी वो सारा। और जब कभी आप वहाँ से मुझे फ़ोन करते थे, मैं इंतज़ार करता था, क्योंकि मैं तो फ़ोन नहीं कर सकता था, मोबाइल शोबाइल वाला नहीं था निज़ाम इतना ज़्यादा, नए नए को आए थे उसको वो इतना बड़ा वो पाकटल शाकटल वाला फ़ोन। लेकिन वो हॉस्पिटल था मेरे पास, हॉस्पिटल में का नंबर भी नहीं था, तो आप मुझ खुद फ़ोन किया करते थे। तो जब कभी फ़ोन करना तो मैं पूछता था कि अबू कैसी तबीयत है आपकी, तो कहते हैं हाँ तकलीफ़ है बहुत मुझे यहाँ पे। तो वहाँ पर आपका ना वो डायलिसिस शुरू हो चुका हुआ था। मुझे अभी नहीं पता कि डायलिसिस में तकलीफ़ होती है शायद, मेरा ख्याल है वो पूरा एक ब्लड का सर्कल चलता है, साफ़ होता है, कहते हैं तकलीफ़ होती है मुझे यहाँ पे। वो डॉक्टर ने कह दिया कि जी आपके जो वाइटल साइंस हैं जी वो इजाज़त नहीं दे रहे कि आप सफ़र कर सकते हैं। तो आपने सेकेंड डे डॉक्टर को बुलाया कि आज चेक करो। डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा जी आपके वाइटल साइंस तो सारे ठीक हो गए, आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो फिर सफ़र का इरादा हुआ, आप तशरीफ़ लाए। तो एयरपोर्ट पे जब मैंने, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, मैंने भी रिसीव किया, बहनें भी गई हुई थी साथ में, बिल्कुल सूख के कांटा हो चुके हुए थे, बस ऐसे कपड़े ही थे जो जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो चुका हुआ था, सारी सेहत तबाह हो चुकी हुई थी आपकी। घर आए, वहाँ से जब निकले एयरपोर्ट से, गुलशन वाले घर में पहुँचे हैं, तो अंदर नहीं गए। वो कहते हैं नहीं इधर नहीं, मुझे दूसरे घर ले चलो। तो यहाँ जौहर टाउन वाले घर में आ गए, और ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस यहीं पर ही आपकी चरपाई बिछाई गई और आप उसके ऊपर बैठे। और सख्त सर्दियों के दिन थे, ये बात है जी 16 दिसंबर की, 16 दिसंबर की जी। सोलह दिसंबर को जनाब फिर हम घर चले गए जी। यहाँ पहले आप बैठे रहे, और आयशा आपा ने कंबल देने की कोशिश की, तो आपने कहा कि ना कंबल नहीं चाहिए, तो सिंगल शर्ट में बैठे हुए थे, सख्त सर्दियाँ। और ये घर ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल सारे का सारा। तो आग जलाई गई यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि आपको थोड़ी तसल्ली हो, आप घंटा 1-2 बैठे यहाँ पे, उसके बाद कहा चले। फिर हम यहाँ से घर गए, तो घर आपने कुछ टाइम फैमिली के साथ गुजारा, फिर कुछ टाइम आपने अपने जितने थे आपके चाहने वाले उनके साथ गुजारा। नेक्स्ट डे जो थे आप फिर शेख जायद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अच्छा, मैं भी उन्हीं दिनों में शेख जायद में एडमिट था, और मैंने सरकार को बताया हुआ नहीं था। मेरा था हर्निया का ऑपरेशन था, और वो भी डॉक्टर ने मुझे कहा कि जी अब ज़रूरी हो गया कि अब आप हर्निया का ऑपरेशन करवा लें। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे एडमिट था, सरकार नीचे वाले फ्लोर पे एडमिट थे। वो जो टाइम था ना जी, वो जो 24 घंटे फिर वहाँ पे हमारे गुजरे जी। तो शाम में सारे अहबाब खड़े हुए, तो आपने फरमाया कि वो कौन सा शेर है, मोहब्बत करने वाले। तो अफजाल साहब ने पढ़ा कि जी मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। तो आपने फरमाया हम तो होंगे। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। तो वो हैं, अब आज भी हैं, आज भी हैं, बिल्कुल है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका तसर्रुफ आज भी महसूस होता है। फिर रात का टाइम आया, तो रात के टाइम पे मुझे मौका मिला अकेले बैठने का, और मैंने छुपाया हुआ अपनी तरफ से कि जी सुबह मेरा ऑपरेशन है। तो मैंने नहीं बताया हुआ कि मैं एडमिट हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, तो सुबह मेरा भी ऑपरेशन है, तो आप भी इधर नीचे हैं। तो मुझे अकेले में बिठा के ना फिर आपने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहते हैं कि मुझे वो सुनाओ,
एक आपकी गज़ल है, नज़म है, क्या है, कौन किसी का इस दुनिया में किसने प्रीत निभाई, अपनी ज़ात में गुम हैं सारे, क्या पर्वत क्या राई, काला सूरज देख के काली रात ने ली अंगड़ाई, अपनी राह में हायल हो गई आँखों की बीनाई, पत्ते टूट गए डाली से, ये कैसी रुताई, माल पत्ते टूट गए डाली से, ये कैसी रुताई, माला के मन के बिखरे हैं, दे गई यार जुदाई, एक चेहरे में लाखों चेहरे, हर चेहरा हर जाई, झूठा मेला अंत अकेला, झूठी पीत लगाई, सांस की यारी काट रही है सदियों की पहनाई, हस्ती के बहरूप में वासिफ मौत संदेशा लाई। अल्लाह अकबर। ये आपने मेरा हाथ पकड़ के सुनी सारी मुझसे, और उसके बाद आपने मेरे हाथ पे बोसा दिया, मैंने आपके हाथ पे बोसा दिया, और फिर आपने फरमाया कि चलो शाबाश ठीक है अब तुम जाओ। तो मैं निकला, अपने कमरे में चला गया, वार्ड में एडमिट था मैं। सुबह शुरू हुई तो मैंने पूछा कि तबीयत कैसी, उन्होंने कहा हाँ तबीयत उनकी बेहतर है। तो दोपहर से पहले मुझे वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए हुए थे, और वो सिडेशन, मुझे बेहोश कर दिया गया और मेरा वो ऑपरेशन हुआ। तो जिस वक्त मेरा वो ऑपरेशन हो रहा था तो असर का वक्त था जी, तो असर के वक्त सरकार का फिर विसाल हो गया। और मुझे नहीं है पता, मैं तो ज़ाहिरी तौर पर था ही नहीं यहाँ पर। रात के किसी पहर में मेरी आंख खुली दर्द से, तो मैंने पूछा कि अबू की तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं फिर सो गया। सारी रात मुझे वो इंजेक्शन भी पेन किलर्स लगते रहे। तो सुबह में उठा तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा जी तबीयत कैसी है, उन्होंने कहा हाँ तबीयत ठीक है। मुझे कोई बताया ही ना बात कोई। तो मैंने कहा अखबार आज का कहाँ है, मुझे आज का अखबार दे दो। तो उन्होंने कहा जी आज का अखबार नहीं आया। मैंने कहा ना ईद ना शब रात, आज का अखबार क्यों नहीं आया? क्योंकि सारे अखबारात आपकी ख़बर से भरे हुए थे। तो दोपहर के वक्त मेरे कज़न हैं खालिद भाई, वो और एक और कज़न मेरे तशरीफ़ लाए, और उन्होंने मुझे फिर आके बताया कि कल सपहर में सरकार का विसाल हो गया। तो वो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद जनाजा है, तो एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया है, तो आपने जनाजे पे जाना है। मुझे नहीं याद कि मैं अपने उस बेड से कैसे गया हूँ एम्बुलेंस में, मुझे होश भी नहीं था। मेरी जब आँख खुली है तो मैं मैनी साहब कब्रिस्तान की जनाजगाह में था। तो ऑपरेशन बिल्कुल अभी गीला ही था मेरा, तो सरकार का जनाजा आया हुआ था वहाँ पर। आपका चेहरा मुबारक मैंने देखा, फिर मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे होश नहीं रही। फिर मेरी दोबारा आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। तदफीन आपकी जहाँ अब हैं आप, वो जगह पे तदफीन हो गई हुई थी। मैं जगह का भी नहीं मुझे पता था कहाँ तदफीन हुई है। तो अब मेरा दिल करे कि मैं फौरी तौर पे हॉस्पिटल से निकलूं। फिर मुझे रह के ख्याल है कि अम्मी और बहनों के पास कौन है, उनकी कौन देख रेख कर रहा होगा इस वक्त। बहरहाल वो एक दिन बाद मुझे छुट्टी मिली। उस दिन कुल थे सरकार के,
तो मैं सीधा फिर कब्रिस्तान गया। तो वो कब्र बाहर से काफ़ी नीचे वो जगह थी जी। मुझे बड़ी मुश्किल से किसी का सहारा लेके नीचे जाना पड़ा। मैं गया वहाँ पर और तो रो ही सकता था मैं, और क्या कर सकता था। दिल खोल के रोया। तो मुझे वहाँ पे ऐसे महसूस हुआ कि आपने मुझे कहा है कि यहाँ रो लो, घर जाके ना रोना। तो वहाँ से जब मैं घर पहुँचा तो अम्मा जी भी मुझे मिली, 2 बहनें मुझे मिली। तो तीसरी बहन मेरी बिल्कुल ना, मुझे अम्मा जी ने कहा कि जब से सरकार का विसाल हुआ है ये रोई। मुझे अम्मा जी ने कहा कि ये ना रोई नहीं है। तो जब वो मुझे मिली तो फिर वो गले लग के खूब रोई। मैं नहीं रोया जी उनके सामने। फिर सरकार का अगले दिन कुल हुआ जी, और वो उस पर फिर मेरी दस्तारबंदी की गई कि मैं अब इस घर का बड़ा हूँ। काफ़ी बहुत दुनिया आई हुई थी जी। बस फिर उसके बाद एक और ज़िंदगी फिर शुरू हो गई, और वो ज़िंदगी आज तक कनेक्टेड है हमारी। हमारा हर लम्हा, हर दिन इसी याद में गुजरता है। शायद ज़िंदगी का यही मेरा सबसे बड़ा ख़जाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भारत फिर उसके बाद कहानी फिर सबके सामने ही है। फिर सरकार का फिर मज़ार बनना शुरू हुआ, किताबों पे काम होने शुरू हुए। तो फिर सबके सामने फिर बातें आनी भी शुरू हो गई, लोग भी बढ़ते गए, और वो जो कुछ 100 तक बात थी पहले कही, आज वो लाखों करोड़ों में वो बात है। बस उनकी याद है, और यही ख़जाना मेरे लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना आपकी याद है। बातें तो आप पे करने लगे तो हम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हम ख़त्म हो जाएंगे, बातें नहीं ख़त्म होंगी। आपकी याद चलती रहेगी। फिर कभी को मौका बना तो इंशाल्लाह फिर आपसे इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे।